नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। भारत के गगनवीरों के नामों का ऐलान। प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन, शुभांशु शुक्ला भरेंगे ऐतिहासिक उड़ान। पीएम ने दिए एस्ट्रोनॉट्स विंग्स। पतंजलि पर बरसा सुप्रीम कोर्ट। दवा बताकर प्रोडक्ट का विज्ञापन देने पर रोक। कहा, दूसरी चिकित्सा पद्धतियों पर कमेंट ना करें रामदेव और बालकृष्ण। केंद्र सरकार को भी दिया नोटिस। उतार चढ़ाव के बाद बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी में दिन के निचले स्तरों से रिकवरी। सेंसेक्स 305, निफ्टी 76 अंक चढ़कर बंद। वोडाफोन आइडिया को 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बोर्ड की मिली मंजूरी। इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए रकम जुटाएगी। फंड का इस्तेमाल 4G के विस्तार और 5G के रोल आउट में होगा। इनकम टैक्स पोर्टल पर चेक करें अपना नाम। ब्याज और डिविडेंड इनकम मिसमैच सुधारने का मौका। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू की खास मुहिम। राज्यसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों में टूट के भारी आसार। कर्नाटक, हिमाचल में कांग्रेस तो यूपी में समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की खबर। केरल में पीएम मोदी बोले, डबल डिजिट में जीतेगी बीजेपी। इसरो के गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम तय हो गए हैं और उनका ऐलान भी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके नाम का ऐलान किया जो गगनयान के लिए अंतरिक्ष में जाएंगे। पीएम मोदी ने जिन नामों का ऐलान किया उनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। ये चारों एस्ट्रोनॉट्स भारत में हर तरह के फाइटर जेट्स उड़ा चुके हैं। इन सभी की ट्रेनिंग रूस के जियोजनी शहर के रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में हुई है। अभी ये चारों बेंगलुरु के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसरो की 2025 में गगनयान को लॉन्च करने की योजना है। गगनयान अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव मिशन होगा। अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान करने से पहले पीएम मोदी ने गगनयान मिशन की प्रगति की समीक्षा की और नामित अंतरिक्ष यात्रियों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। केरल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि केरल के लोग नकारात्मक विचार रखने वाले लोगों का साथ नहीं देंगे और बीजेपी को अपना आशीर्वाद देंगे। पीएम मोदी ने दावा किया कि केरल इस बार बीजेपी को डबल डिजिट में सीट देने वाला है। केरला में सबको ये पता है कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने केरला में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत की है। 2019 में केरला ने बीजेपी एनडीए को डबल डिजिट में वोट दिया था। 2024 में केरला डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा है। मैं केरला से इसी आशीर्वाद की अपेक्षा भी करता हूं।
राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के सियासत पे राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी में बड़ी बगावत देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों के बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विधानसभा सचिवालय में मुलाकात की। इन विधायकों में मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी के नाम शामिल हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनके दफ्तर से नेम प्लेट भी हटा दी गई। समाजवादी पार्टी में बगावत की खबर पर अखिलेश यादव ने भड़कते हुए कहा कि वो बगावत करने वाले सभी नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। और यूपी में चल रही सियासी हलचल पर ज़्यादा अपडेट के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अमित सिंह के पास। अमित, बताइए क्या अपडेट खबर है वहां से? कुल 395 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के 10 सीटों के लिए अपना वोट कास्ट किया है। महाराजी प्रजापति जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुंची है। यानी कुल 395 वोटों की गिनती 5 बजे से शुरू हो गई है और इसके बाद ही बताया जा रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किसने किसके पक्ष में वोट किया है, कितने क्रॉस वोटिंग हुए हैं। सोर्सेस ये हमारे बता रहे हैं कि 7 विधायक जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, जिसमें मनोज पांडे सबसे बड़ा नाम है, जो कि चीफ विप यानी मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी के विधानसभा में थे, चीफ विप थे, वो क्रॉस वोटिंग किए हैं और उनका जो नेम प्लेट से जो उनका डेजिग्नेशन था विधानसभा में, जो उनका दफ्तर मिला हुआ था, ऑफिस मिला हुआ था, उससे भी उसको हटा दिया गया है। अभय सिंह, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, पूजा पाल, ये तमाम जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। बीजेपी यानी एनडीए के कैंडिडेट के लिए इन्होंने वोटिंग की है। जाहिर तौर पे इस वक्त काउंटिंग अंदर चल रही है और थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि कौन कितने मतों से जीत रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने ये साफ साफ मैसेज दिया है कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, जो लोग पार्टी के खिलाफ गए हैं, उनके खिलाफ पार्टी कैडर का मानना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और समाजवादी पार्टी जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बहरहाल थोड़ी देर में ही यह साफ हो जाएगा कि बीजेपी के जो 8 विधायक जो अभी तक जीतने का दावा कर रहे हैं, हालांकि ऑन कैमरा समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, प्रोफेसर राम गोपाल यादव हो, ये मान चुके हैं कि जो उनका तीसरा कैंडिडेट है वो हार चुका है। लेकिन औपचारिक घोषणा जो है चुनाव की गिनती, जो वोटों की गिनती है, गिनती के बाद साफ हो जाएगा। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने छात्राओं से शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं से शिक्षा, हक और अभिव्यक्ति जैसे मुद्दों पर छात्राओं से बातचीत की। इस दौरान छात्राओं ने राहुल गांधी से हिजाब को लेकर कई सवाल किए। इस पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महिला जो पहनना चाहती है वो खुद तय करे, उन्हें अपने पसंद के कपड़े पहनने का पूरा अधिकार है। सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। आम आदमी पार्टी ने आज अपने 5 लोकसभा उम्मीदवारों का नाम जारी किया है। इसमें दिल्ली की 4 और हरियाणा की 1 सीट शामिल है। पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, दक्षिण दिल्ली से सहीराम पहलवान और पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को टिकट देने का फैसला किया गया है। पार्टी की तरफ से जानकारी देते हुए गोपाल राय ने कहा कि पूर्वी दिल्ली से एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को खड़ा करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जबकि ये सीट एक सामान्य सीट है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। चुनाव में किसको वोट देंगे मुसलमान और मुस्लिम फैक्टर का क्या है चुनावी गणित? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। प्रोडक्ट को मेडिसिनल श्रेणी में रखकर बेचने पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा भ्रामक दावों के लिए पतंजलि को कड़ी फटकार लगाई गई है। आचार्य बालकृष्ण को इसके लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा जुड़ गए हैं। बताइए असीम। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में पतंजलि से कहा था कि आप ऐसे विज्ञापन देना बंद कर दीजिए और कंपनी के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन ठीक उसके बाद कंपनी ने अपने जो विज्ञापन थे उसको बंद नहीं किया और अपने विज्ञापन को देना जारी रखा। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 साल का वक्त हो गया है, हम आपको समय पर समय दिए जा रहे हैं, लेकिन आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप जानबूझ करके कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपने मिसलीडिंग विज्ञापन को रोकने के लिए क्या किया है, आप इसके ऊपर जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को कहा कि आप अपनी जो भी दवाइयां हैं जिनका कि आप विज्ञापन दे रहे हैं दवा के तौर पर, उनका विज्ञापन देना बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो पतंजलि के आयुर्वेद के जो भी प्रमोटर्स हैं उनको एक कारण बताओ नोटिस भेजा, उनसे 2 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब मांगा है। अब 19 मार्च को इस पूरे मामले की सुनवाई दोबारा से होगी। शुक्रिया असीम। और अब बात करते हैं बाजार की। आज पूरे दिन उतार चढ़ाव के बीच मार्केट हरे निशान में बंद हुआ है। निफ्टी 100 अंक और बैंक निफ्टी 290 अंक नीचे से सुधर कर बंद हुए। कल की तेज गिरावट के बाद आज आईटी और रियल्टी शेयरों में भी रिकवरी रही। वहीं पीएसयू बैंक शेयरों में हल्का दबाव देखने को मिला है। एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीआईओ मनीष सोनथालिया का कहना है कि रियल्टी स्पेस में तेजी आगे जारी रह सकती है। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे और डिफेंस थीम में अच्छा पैसा बन सकता है। देखिए, पूरे रियल एस्टेट में ही काफी तेजी आई है। इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड जो भी नोन नेम्स हैं, और ना भी यही है कि साइकिल लंबे समय तक चलेगा, मे बी 7-8 साल चलेगा। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अभी भी काफी रीजनेबली वैल्यूड है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, वेदर बैंक्स हो या डिफेंस कंपनी, काफी कुछ रिटर्न बन गया है, बट फिर भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। सो और आगे जाके रेलवेज, डिफेंस, ये सब में पैसे बनेंगे। अदानी डिफेंस ने कानपुर में एशिया की सबसे बड़ी एम्यूनेशन फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। 500 एकड़ में फैले इस फैक्ट्री से सेना को 25% हथियार सप्लाई करने की क्षमता होगी। 1500 करोड़ की लागत से प्लांट शुरू किया गया है। कंपनी के प्लान पर वीपी जीत अदानी और प्रेसिडेंट आशीष राजवंशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता यतीन मोता ने। हम यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में हैं, कानपुर में, और अदानी डिफेंस के सीईओ आशीष हमारे साथ हैं और अदानी प्रमोटर फैमिली से हमारे साथ जीत अदानी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ के साथ बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए। जीत, आपसे सबसे पहले सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर जो डिफेंस का कारोबार है और जो अपॉर्चुनिटी की बात आपने की मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, क्या लगता है क्या साइज़ होगी अपॉर्चुनिटी की और किस हिसाब से अदानी ग्रुप यहाँ डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट करने वाला है? अभी इंडिया और जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट है वर्ल्ड में कि और सप्लाई चेन डिसरप्शंस है, तो इसमें ये नीड और भी जस्टिफाई हो रही है। दिस इज़ द रीज़न कि हमने ये बिज़नेस क्यों चालू किया था, कि यू वांटेड टू कि हम गवर्नमेंट एंड इंडिया के नीड से कैसे अलाइन हो सकता है। अभी ये बिज़नेस एक ऐसा टाइप का बिज़नेस है जिसमें काफ़ी लॉन्ग टेल जेस्टेशन हो सकता है, लेकिन जब बिज़नेस का एक सर्टन स्केल एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है तब हॉकी स्टिक अप्रोच होता है कि सडनली आप देखोगे ग्रोथ विल बी मल्टीफोल्ड। हमको ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे स्टेज पे है आज जहाँ पे हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारे प्लेटफॉर्म और जो हमने डेवलपमेंट्स एंड पार्टनरशिप्स की है कि हमारे पास आर्म फोर्सेस को ऑफर करने के लिए अक्रॉस द रेंज सॉल्यूशंस है, बी एट के सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, इंटेलिजेंस है, या फिर एम्यूनिशन है, या फिर आर्म्स है।
आशीष, आपके साथ बातचीत करते हैं और जो करंट ऑर्डर्स आपके हाथ में है उसके बारे में हमको बताइए। और ये जो कानपुर की फैसिलिटी है, यहाँ आपने कहा था कि 25% ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है एम्यूनेशन की, वो आप मीट कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी यहाँ आप लगाने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कितना निवेश होगा और ओवरऑल ऑर्डर फ्लोज कैसे हैं डिफेंस सेक्टर से आपको? ये फैसिलिटी हर प्रकार के एम्यूनेशन पे फोकस करेगी, स्मॉल कैलिबर, मीडियम कैलिबर, लार्ज कैलिबर। आज इंडिया में 700 मिलियन राउंड का रिक्वायरमेंट है स्मॉल कैलिबर एम्यूनेशन का, जिसमें से 300 से 400 मिलियन राउंड OFB सर्व करता है और बाकी राउंड्स इंपोर्ट होते हैं जी। तो 300 मिलियन राउंड का तो इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है, जो कोई पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसको ले सकती है। उसके अलावा अब जो रशिया यूक्रेन हो रहा है, इजराइल हमास हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में भी इस समय एम्यूनेशन का बहुत ज़्यादा डिमांड है जी। यहाँ पे हम लोगों ने पहले फेज़ में 150 मिलियन राउंड का प्रोडक्शन किया है। इसको हम स्केल अप करके 300 मिलियन तक लेके जाएंगे। बट इसके साथ साथ हमारा कंस्ट्रक्शन लार्ज कैलिबर 155 आर्टिलरी और 125 mm APFSDS टैंक का शुरू हो चुका है। और क्या ये मानना फेयर रहेगा कि इनिशियल डेज हैं तो जो डोमेस्टिक मार्केट है यहाँ ही सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की कोशिश हो, यहाँ ऑर्डर बुक बनाने की कोशिश हो, या साइड बाय साइड आपको लगता है कि एक्सपोर्ट मार्केट भी मैच्योर हो गया आपकी कंपनीज के लिए, ताकि आप एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी एंटर कर सकें? नहीं, डेफिनेटली एक्सपोर्ट मार्केट्स भी हम कर ही रहे हैं। सो एज यू नो, जो हमारा मेल ड्रोन प्लेटफॉर्म है दृष्टि, वो ऑलरेडी हमें बिफोर वी सप्लाइड टू इंडियन आर्म फोर्सेस हमने एक्सपोर्ट किया था। सो दैट वाज कि दोनों मार्केट्स आर ऑलवेज इवॉल्विंग, कि कहाँ पे नीड है उसके ऊपर है। इनकम टैक्स विभाग ने ब्याज और डिविडेंड से होने वाली आमदनी में बड़े पैमाने पर मिसमैच पकड़ा है। अगर आपने भी ब्याज और डिविडेंड की आय कम दिखाई है तो पोर्टल पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं, और अगर आपका नाम वहां है तो आप क्या करें, ये जानने के लिए चलते लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बड़ी संख्या में ऐसे मामले पकड़ में आए हैं जहां टैक्स पेयर्स ने ब्याज और डिविडेंड से होने वाली आमदनी जो रिटर्न में दिखाई है, दरअसल थर्ड पार्टी से मिलने वाली जानकारी के मुकाबले वो जानकारी कम है। यानी थर्ड पार्टी या कहें बैंक से जो जानकारी मिली है किसी टैक्स पेयर्स के बारे में कि उनको कितनी आमदनी ब्याज और डिविडेंड से हुई है, उस रकम की मैचिंग की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न में दी गई जानकारी। तो ये पाया गया टैक्स पेयर्स ने रिटर्न में जो दिखाया ब्याज और डिविडेंड से होने वाली आमदनी वो कम है, जबकि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आमदनी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये पूरा जो कवायद है 2 कारोबारी साल के लिए किया गया, कारोबारी साल 21-22 और 22-23, और जितने भी मामले मिसमैच सामने आए हैं उन सबको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ईमेल भेजा है, SMS किया है। तो आप चेक कर लीजिए आपके पास क्या ईमेल आया है क्या, या फिर SMS आया है क्या, या फिर बेहतर ये होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए ई-वेरिफिकेशन स्कीम शुरू की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पोर्टल पर जाएं, अपना नाम देखें, आपका नाम है क्या। अगर नाम है तब फिर आप सतर्क हो जाइए, आपको उसको सुधारने की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे सुधारें, रास्ता क्या है, चलिए जानते हैं अपने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी से। कोहली जी, किसी का नाम अगर इस पोर्टल में दिख जाए मिसमैच वाले कॉलम में, या फिर किसी के पास SMS आया हो, ईमेल आया हो मिसमैच का, तो उसे क्या करना चाहिए? अपने पोर्टल पर जाएं, पोर्टल पे रजिस्टर ऑलरेडी होंगे जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं, वहां पर जाएं। वहां पर ई-वेरिफिकेशन की एक फंक्शनैलिटी है जो 2021 में बनाई गई थी। उस फंक्शनैलिटी में जाके आप इससे अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सहमत है या नहीं सहमत है। अगर नहीं सहमत है तो आप सेक्शन 139(8)(a जो कि 2-3 साल पहले लाया गया था अपडेटेड रिटर्न का, उसमें रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप अगर 2 साल पहले की है तो आपको 50% पेनल्टी अब उस पर देनी पड़ेगी, यानी कि जो टैक्स बनता है उससे 50% ऊपर आपको जमा करना पड़ेगा। अगर 1 साल पुराना मैटर है, मतलब 22-23 फाइनेंशियल ईयर का है, तो आपको 25% जमा करना पड़ेगा। आप अपनी 139(8)(a में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन आयकर की गलत है तो आप वहां जाके डिसएग्री भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कोहली जी इस क्लैरिटी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। सरकार जल्द बताएगी कि मुफ्त अनाज और दूसरी जो कल्याणकारी योजनाएं वो चला रही है उससे जनता को कितना फायदा हो रहा है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय इसका आकलन करने में जुट गया है। बताइए लक्ष्मण जी, क्या प्लान है सरकार का? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार कल्याणकारी योजनाओं के असर की समीक्षा कर रही है
और जब हम कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस है मुफ्त अनाज देने वाली योजना, जिसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का नाम दिया गया है। इसके तहत अगले 5 साल तक सरकार मुफ्त अनाज देने का फैसला लिया है गरीबों को, जिस पर करीब 11,80,000 करोड़ रुपए खर्च होगी। अब सरकार का कहना यह है कि यह देखने की कोशिश की जाए कि आखिर इतनी मोटी रकम खर्च करने के बाद लोगों के जीवन स्तर पर कितना असर पड़ रहा है, जिनको मुफ्त राशन दिया जा रहा है उनको कितना फायदा हुआ है, पैसे बचते हैं मुफ्त राशन मिलने की वजह से, उस पैसे का खर्च कहां किया जा रहा है। तो ये सारे अलग अलग पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। ये समीक्षा कर रहा है वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, और इस समीक्षा के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में और किस तरीके के कल्याणकारी योजनाएं बनाने की जरूरत है, मौजूदा योजनाओं में क्या फेरबदल किए जाने की जरूरत है। और सिर्फ गरीब कल्याण योजना ही नहीं, इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कई सारी योजनाएं चल रही हैं जिस पे भारी भरकम सब्सिडी जाती है, तो उसका भी आकलन किया जा रहा है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों के जीवन स्तर का पता चल पाएगा, गरीबी रेखा से नीचे कितने लोगों को इसका पता चल पाएगा, जीवन स्तर में किस तरह सुधार हो रहा है इसका पता चल पाएगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए एक अहम फैसला उन्होंने लिया है। वोडाफोन आइडिया को 20,000 करोड़ जुटाने की बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। कंपनी इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट से फंड जुटाएगी, लेकिन अभी फंड जुटाने के लिए शेयर धारकों की मंजूरी लेनी होगी। कंपनी का आने वाले तिमाही में फंड जुटाने का लक्ष्य है। कर्ज से फंड जुटाने के लिए लेंडर से बातचीत भी चल रही है। फंड जुटाने में प्रमोटर्स भी हिस्सा ले सकते हैं। वहीं बता दें कि फंड का इस्तेमाल 4G कवरेज विस्तार में होगा और 5G नेटवर्क के रोल आउट पे। वहीं फंड जुटाने के लिए अन्य इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्टिबल वारंट, ADR, GDR, NCDs भी शामिल हैं। स्कोडा ऑटो जल्द ही एक कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने वाली है जो मेड इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया होगी। हालांकि इस कार के नाम का भी खुलासा नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि इस कार में कुशाक की तरह 2 इंजन ऑप्शन होंगे। 1 और 1.5 लीटर का स्कोडा की नई कॉम्पैक्ट SUV का मुकाबला हुंडई की वेन्यू, किया सोनेट, मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन से होगी। स्कोडा की कॉम्पैक्ट SUV में क्या कुछ खास होगा, बता रहे हैं कुमार संजय। स्कोडा ऑटो जल्द ही एक छोटी SUV, जी हाँ कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने वाली है। इसका नाम का कोई भी अनाउंस नहीं हुआ, ना ही ये अनाउंस हुआ है कि इसमें क्या इंजन होगा, इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी और कब लॉन्च होगी। लेकिन मैं बता दूं, कंपनी का ये कहना है कि वो इसी साल सब कॉम्पैक्ट SUV में उतरने वाली है और इसका सीधा मुकाबला जो मारुति की ब्रेजा, हुंडई की वेन्यू, किया की सोनेट और टाटा की नेक्सन से होगा। और माना जा रहा है कि कंपनी के पास 2 इंजन ऑप्शन हैं, 1 लीटर और 1.5 लीटर। तो हो सकता है कंपनी दोनों इंजन ऑप्शन इसमें दे। कंपनी का कहना है कि मेड इंडिया कार होगी और मेड फॉर इंडिया होगी, यानी कंपनी इसे यहीं पे बनाएगी और ये भारतीय मार्केट के लिए होगा। और कंपनी का कहना है कि जो सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट का जो मार्केट है वो करीब 65% है और इसी सेगमेंट में कंपनी अभी तक है नहीं और अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV के बाद इस सेगमेंट में अपनी पकड़ को बनाने वाली है। और कंपनी का कहना है कि जिस प्लेटफॉर्म पर कुशाक, जिस प्लेटफॉर्म पर स्लाविया है, उसी प्लेटफॉर्म पर एक छोटी SUV आएगी, यानी MQB प्लेटफॉर्म पर। अब देखना होगा कि कंपनी इसकी प्राइसिंग और इसमें क्या इंजन ऑप्शन लेकर आएगी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं कि आज आवाज़ अड्डा में क्या है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये कयास तमाम लगाए जा रहे हैं। मुसलमान किधर जाएंगे, तो मुस्लिम फैक्टर का क्या है चुनावी गणित, आज आवाज़ अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। शाम 7:57 पर। नमस्कार।